हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम फीवर में। दोस्तों, सुपर टेट जूनियर 2021 की उत्तर प्रदेश में ऑलरेडी फॉर्म निकल चुके हैं और उन्हीं की तैयारी के लिए हम लोग इसमें कंप्लीट करेंगे करंट अफेयर्स। तो करंट अफेयर्स के टॉपिक वाइज मैं आपको बताऊंगा, पूरी विस्तार से आपको उसके बारे में बताऊंगा, जिससे कि आपका कोई भी क्वेश्चन उस टॉपिक से नहीं छूटेगा। पूरे के पूरे 6 महीने के करंट अफेयर्स और आने वाले समय के करंट अफेयर्स हम तैयार करेंगे। तो शुरू करते हैं। हमारा जो पहला टॉपिक है वो है नई दिल्ली में बनने वाला नया संसद भवन। तो नए संसद भवन के बारे में पढ़ने से पहले सबसे पहले मैं आपको एक इमेज दिखाना चाहता हूँ। उस इमेज को आप देख लीजिए और याद रखिए। इस इमेज में देखिए, यहाँ पर ये जो एरिया है, इस एरिया को आप देख सकते हैं। यहाँ पे ये है नया पुराना वाला संसद भवन और ये जो त्रिभुजाकार एरिया है ये है नया संसद भवन। पुराने वाले संसद भवन के जस्ट बगल से ही इसे बनाया जा रहा है। अभी पुराने वाले संसद भवन में कितनी फैसिलिटीज़ थी, कब ये बनाया गया था, नए वाले संसद भवन में इससे क्या अंतर है, यही सब बातें आपसे करंट अफेयर्स के क्वेश्चन में पूछी जा सकती हैं। तो उन्हीं को हम आगे तैयार करेंगे या बताऊंगा। तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि ये जो नया संसद भवन है ये भारत सरकार का कौन सा प्रोजेक्ट है जिसके तहत बनाया जा रहा है। तो भारत सरकार का एक बहुत ही महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है सेंट्रल विस्टा रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट। कौन सा है? सेंट्रल विस्टा रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट, उसके तहत ये प्रस्तावित है। और इसकी बात हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि अभी कुछ ही दिन पहले 10 दिसंबर 2020 यानी कि दिसंबर के महीने में इस नए संसद भवन की जो जगह है, वहाँ संसद भवन का जो शिलान्यास किया है किसने? हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने। अब इसके बारे में एक बात और है कि इसका सिर्फ शिलान्यास हुआ है अभी, क्योंकि ये जो जगह जहाँ पर ये नया संसद भवन बनने वाला है उसके बारे में ऑलरेडी केस चल रहा है सुप्रीम कोर्ट में। तो सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार ने एक याचिका दायर करके यहाँ पर शिलान्यास की परमिशन ली थी, तभी उन्होंने इसका शिलान्यास किया है। इसका जब शिलान्यास हुआ था तो उस समय अभी लोकसभा के अध्यक्ष कौन है? श्री ओम बिरला। और रक्षा मंत्री कौन है? राजनाथ सिंह। गृह मंत्री कौन है? अमित शाह। उसके अलावा कैबिनेट के और भी बहुत सारे सदस्य और सांसद उसमें उपस्थित हुए थे। अभी जब भी हमारे यहाँ पर कोई भी जो बिल्डिंग है, चाहे वो संसद भवन है या हमारा कभी घर है, इनका अगर शिलान्यास होता है तो कोई ना कोई पुजारी, कोई ना कोई आता है। तो नए वाले जो संसद भवन है उसके पूजा के लिए जो शारदा पीठ है, शारदा पीठ श्रृंगेरी है, वहाँ पर शीतला माता मंदिर में एक गुरुकुल है। उस गुरुकुल के आचार्य हैं श्री राघवेंद्र भट्ट। उन्होंने यहाँ पर शिलान्यास करवाया था। वहाँ पर सर्वधर्म प्रार्थना भी शिलान्यास के अवसर हुई थी। तो इसको भी आप याद रखिए कि कौन आए थे। वो आए थे आचार्य राघवेंद्र भट्ट। अब इसके बाद इसमें कौन सा एक टॉपिक रह जाता है, ये तो आपको जानकारी हो गई कि नए वाले संसद भवन का शिलान्यास होने वाला है। अभी हम बात करते हैं कि नए संसद भवन के बारे में कि इसमें आखिर क्या क्या विशेषताएं हैं, फिर हम पुराने वाले के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो नए वाले संसद भवन में अगर देखा जाए तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं पुराने वाले के बारे में। पुराने वाले की आपने आकृति देख ली, गोलाकार थी। पुराना वाला जो संसद भवन है वो बनाया गया था, उसकी यानी कि जो आधारशिला रखी गई थी वो रखी गई थी 12 फरवरी 1921 को। और उसको पूरा होने में टोटल समय लगा था 6 वर्ष। और 6 वर्ष के बाद कब? 18 जनवरी 1927 को, 18 जनवरी 1927 को इसका उद्घाटन किया था लॉर्ड इरविन ने। इस बात को भी याद रखिए, लॉर्ड इरविन उस समय के तत्कालीन भारत के गवर्नर जनरल थे। अभी अगर पुराना वाला संसद भवन है तो नए वाले संसद भवन को बनाने की ज़रूरत क्यों पड़ी, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो इसलिए ज़रूरत पड़ी क्योंकि जिस समय पुराना वाला संसद भवन बनाया गया था उस समय अगर भारत की जनसंख्या की बात करें तो सिर्फ और सिर्फ 36 करोड़ जनसंख्या थी उस समय भारत की। और आज कितनी है? आज 125 करोड़ से भी ज़्यादा है जनसंख्या भारत की। तो उस समय जब सीटों का परिसीमन हुआ था लोकसभा और राज्यसभा का, तो लोकसभा में हर एक एमपी जो सांसद हुआ करता है उसके पास 7 लाख जनसंख्या का प्रतिनिधित्व हुआ करता था, ठीक है। लेकिन आज के समय में 25 लाख से ज़्यादा जनसंख्या का प्रतिनिधित्व
एक ही सांसद कर रहा है, क्योंकि उस समय लोकसभा के सदस्यों की संख्या थी वो अभी से काफ़ी कम थी। और 1951 में जब पहला आम चुनाव हुआ था देश में, उस समय जब लोकसभा की सीटों की संख्या थी वो 489 थी। ठीक है, आजकल कितनी है? अभी देश की जनसंख्या की संख्या 138 करोड़ से ज़्यादा है, और लोकसभा में जो मेंबर हैं, एमपी हैं, उनकी संख्या 543 ही है। तो इस तरीके से आज नहीं तो कल, यानी कि आने वाले समय में परिसीमन होना ही है। और सांसदों का, यानी कि जो संसद में सीटें हैं, उनका परिसीमन 2026 में प्रस्तावित है। इसीलिए इसको बनाने की ज़रूरत पड़ी, क्योंकि आने वाले समय में क्या है, सांसदों की संख्या बढ़ेगी तो बैठने के लिए जगह कहाँ से आएगी। अभी हम बात कर लेते हैं कि अभी अगर ये संसद भवन नया वाला बन के तैयार हो जाएगा तो इस संसद भवन का निर्माण कौन करा रहा है। आपको ये तो मैंने बता दिया, ये जो 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 प्रोजेक्ट है वो कौन सा था, सेंट्रल विस्टा रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट, उसके तहत ये बन रहा है। अधिक क्षमता वाला संसद भवन है, और इस संसद भवन की जो आकृति है वो कैसी है, त्रिभुजाकार है, इसे याद रखिए। और इसका जो डिज़ाइन है वो अहमदाबाद के मैसर्स HCP डिजाइन एंड मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड ने तैयार किया है। किसने तैयार किया है? अहमदाबाद के मैसर्स हैं HCP डिजाइन एंड मैनेजमेंट, यानी कि इनका पूरा नाम आप देख लीजिए, डिजाइन एंड मैनेजमेंट। रनिंग लैंग्वेज है, थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिए। ये तो है अहमदाबाद के डिजाइनर। अभी इसका निर्माण कौन करा रहा है? तो निर्माण इसका टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड द्वारा किया जा रहा है। इसको भी याद रखिए, नए वाले संसद भवन का निर्माण टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड द्वारा किया जा रहा है। ठीक है, ये बातें आपको याद हो गई। अभी जब ये संसद भवन बनके तैयार हो जाएगा तो लोकसभा में, सबसे पहली बात कर रहे हैं हम, लोकसभा में हो जाएगी 888 मेंबर्स, यानी कि सांसदों के बैठने की जगह। और जो राज्यसभा है, उच्च सदन, राज्यसभा में हो जाएगी 384 मेंबर्स के बैठने की जगह। और इन दोनों को मिलाकर के जो संयुक्त जो वार्ता होती है, संयुक्त सत्र होता है, वहाँ पर 1224 लोगों के बैठने की जगह होगी। अब इस पूरे के पूरे प्रोजेक्ट को, यानी कि पूरे संसद भवन को बनाने में कितना खर्चा आ रहा है? वो है 971 करोड़। ये अनुमानित जो खर्च है वो है। अब इसका जो उद्घाटन कब करने की तैयारी चल रही है, तो इसका निर्माण जो बोल रहे हैं, जब हमारे देश की स्वतंत्रता को 75 साल हो जाएंगे, यानी कि स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ, वो होगी 2022 में इसे पूरा करने का सरकार का लक्ष्य है। तो नए संसद भवन के बारे में आपको पूरी जानकारी मिल गई होगी। एक बार फिर से रिपीट करता हूँ मुख्य जानकारी, कि नया संसद भवन वो होगा त्रिभुजाकार आकार का। आकृति मैंने आपको एक बार दिखाई थी, फिर से एक बार आप देख लीजिए। ये है नया वाला संसद भवन, ये जो आपको दिख रहा है त्रिभुजाकार आकृति है, ये पुराना वाला है गोल वाला। और उसके अलावा इसे बनाने वाले कौन हैं? टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड। इसको डिज़ाइन देने वाले कौन हैं? HCP डिज़ाइन एंड मैनेजमेंट अहमदाबाद के। इसको बनने के बाद लोकसभा में 888 MP, राज्यसभा में 384 सदस्य बैठ जाएंगे, संयुक्त सत्र में 1224, 971 करोड़ की लागत लगेगी। और इसे पूरा करने का लक्ष्य है 2022 में, जब वो स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ होगी। तो ये टॉपिक आपका वो पूरा क्लियर हो जाना चाहिए। इसके बाद अगला टॉपिक है कि हमारी जो 26 जनवरी को परेड होती है, उस परेड में इस बार के मुख्य अतिथि कौन थे। तो हमारा टॉपिक पहले लिख लेते हैं हम। 26 जनवरी को जो परेड है उसके मुख्य अतिथि। तो इस बार का मुख्य अतिथि कौन था, क्या आप लोगों को पता है? तो इस बार के जो मुख्य अतिथि थे वो थे ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन। कहाँ के प्रधानमंत्री हैं ये? ब्रिटिश, यानी कि UK यूनाइटेड किंगडम के PM। कौन है ये? बोरिस जॉनसन। अगर ये क्वेश्चन आपको आ जाता है कि गणतंत्र दिवस पर कौन थे हमारे मुख्य अतिथि, तो वो थे बोरिस जॉनसन। अब गणतंत्र दिवस की बात आई है तो ये बताइए, इस साल 26 जनवरी 2021
ये वाला गणतंत्र दिवस भारत का कौन सा गणतंत्र दिवस था? तो अगर ये क्वेश्चन आता है तो याद रखिए इस चीज़ को, इस बार था हमारा 72वां गणतंत्र दिवस। ये क्वेश्चन भी आपका तैयार हो गया। अगर ये 72वां है तो इससे पहले यानी कि 2020 वाला कौन सा था? 71वां। ठीक है, तो 71वां जो गणतंत्र दिवस था उसमें भारत में मुख्य अतिथि कौन था, क्या आपको याद है? तो उसमें थे ब्राज़ील के पीएम। ठीक है, ये भी याद रखिए, ब्राज़ील जो देश है वहाँ के, सॉरी ब्राज़ील के राष्ट्रपति, ना कि पीएम, तो वहाँ के राष्ट्रपति थे, प्रेसिडेंट। क्या नाम है ब्राज़ील के राष्ट्रपति का? जायर बोल्सोनारो। तो इस नाम को भी याद रखिए अगर आप करंट की तैयारी कर रहे हैं। हो सकता है कि 71वां या कौन सा है उसको पूछ सकते हैं, तो याद रखिए। बाकी बाकी और भी इससे पहले जो हुए हैं उनके भी नाम मैं आपको बताऊंगा। तो जायर बोल्सोनारो जो कि 71वें गणतंत्र दिवस के समारोह में भारत के मुख्य अतिथि थे। इन दोनों का आपको मालूम चल गई बात। अभी उसके अलावा अगर मैं बात करूं अभी से पहले के बारे में, ठीक है, 2020 की बात कर ली, 2019 में कौन था फिर? 2019 में थे साउथ अफ्रीका के राष्ट्रपति साइरिल रामफोसा, ये भी याद रखिए आप। उससे पहले 2018 का काफ़ी अच्छा है याद रखने के लिए। हमारा एक संगठन है एशियन एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, यानी कि एशिया में जो साउथ ईस्ट उत्तर पूर्व वाले हैं वो राज्य जो देश हैं, कौन से देश हैं? इसमें 10 देश हैं, इससे आपको याद हो जाएगा। 10 देशों में कौन कौन है? आप ये जो हमारे बगल वाले स्टेट हैं, जो कंट्री हैं, जैसे कि ब्रुनेई और इंडोनेशिया, फिलीपींस, कंबोडिया, सिंगापुर और मलेशिया, थाईलैंड, म्यांमार, वियतनाम और लाओस। तो ये जो कंट्री थे इनके राष्ट्र प्रमुख थे वो शामिल हुए थे 2018 में। 2017 में कौन थे? अबू धाबी के क्राउन प्रिंस शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान। 2016 में फ्रांस के राष्ट्रपति फ्रांसवा ओलांद। और 2015 में अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा। उनसे पहले जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे। और 2013 में भूटान के नरेश जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक। तो ये सभी लोग आए थे। आपको स्पेशली अभी करंट के हिसाब से याद रखने हैं 72वें और 71वें। अगर पूछा जाता है कि एशियन देशों के राष्ट्र प्रमुख कब आए थे, तो वो आए थे 2018 में। इस चीज़ को याद रखिए, ठीक है। ये आपका दूसरा टॉपिक भी तैयार हो गया कि 26 जनवरी की परेड में इस बार का कौन था मुख्य अतिथि। अगला हमारा जो टॉपिक है वो है नेवी के बारे में, यानी कि इंडियन नेवी का एक जहाज़ जो कि अभी बन रहा है, उसका नाम है हिमगिरी। याद रखिए नाम को, इसके बारे में भी बात आ सकती है, हिमगिरी। जब ये जहाज़ कमीशन हो जाएगा तो इसके आगे आ जाएगा INS, यानी कि इंडियन नेवल शिप हिमगिरी। तो फिलहाल ये है ओनली हिमगिरी। तो भारतीय नौसेना के लिए एक जहाज़ है जो कि है फ्रिगेट क्लास का है, हिमगिरी। उसका जलावतरण हुआ है 14 दिसंबर 2020 को। कब हुआ है इसका जलावतरण? 14 दिसंबर 2020। अगर क्वेश्चन आता है कि हिमगिरी का जलावतरण कब हुआ था, तो 14 दिसंबर 2020 को उसे पानी में उसे उतार दिया गया था बना के, ठीक है। तो ये कहाँ पर बन रहा है? तो ये बन रहा है, याद रखिए इसको, कोलकाता में। तो कोलकाता में कोई ना कोई शिपयार्ड या कोई ना कोई कंपनी के अधीन बन रहा होगा। तो कोलकाता में जो एक सार्वजनिक क्षेत्र की एक कंपनी है उसका नाम है GRSE। GRSE की फुल फॉर्म क्या है? G फॉर गार्डन रीच, गार्डन रीच हो गया GR, S फॉर शिप, गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स। तो GRSE जो कि कोलकाता में एक कंपनी है, वहाँ पर इस युद्धपोत का निर्माण किया जा रहा है। और जब इसका जलावतरण किया गया था तो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, जिन्हें फुल शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं CDS। CDS कौन है? जनरल बिपिन रावत। इनका भी नाम याद रखिए अगर पूछा जाता है कि CDS कौन है, तो CDS हैं जनरल बिपिन रावत, जो कि पहले आर्मी के जनरल हुआ करते थे। अभी एक पोस्ट बनी है CDS, चीफ ऑफ द डिफेंस स्टाफ, जो आर्मी के सेना प्रमुख यानी कि जनरल, नेवी के सेना प्रमुख एडमिरल, और चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ, चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ और चीफ ऑफ द एयर फोर्स स्टाफ। इन तीनों के ऊपर जो सीनियर बना दिए गए हैं वो हैं अभी चीफ ऑफ द डिफेंस स्टाफ CDS, जनरल बिपिन रावत। तो जनरल बिपिन रावत भी उस समय मौजूद थे। और ये जो जहाज़ बन रहे हैं, ये एक अकेला जहाज़ नहीं बन रहा है हिमगिरी, ये जहाज़ एक प्रोजेक्ट है 17A, उसके तहत इनका निर्माण किया जा रहा है। तो इस प्रोजेक्ट में क्या है कि 3 और युद्धपोतों का निर्माण किया जाना है, ठीक है।
और जो कि अलग अलग परीक्षणों के बाद इन्हें 2023 में नौसेना में शामिल किए जाने की संभावना है। तो इस श्रेणी के 2 और युद्धपोत हैं जो कि 2024 और 2025 में नौसेना को मिल जाएंगे। तो देखा जाए तो ये जो प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट का नाम मैंने अभी आपको क्या बताया था, अगर पूछा जाता है तो 17A अल्फ़ा। तो 17A जो प्रोजेक्ट है उसके तहत टोटल 7 शिप बनने वाले हैं इंडिया के लिए, नेवी के लिए, और 7 युद्धपोतों में से 4 का निर्माण हो रहा है मुंबई में मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स। अब यहाँ पर आपको याद रखना है मझगांव डॉक MD, जो मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स जो लिमिटेड है वहाँ पर मुंबई में होंगे 4 युद्धपोतों का निर्माण। और दूसरा जो है GRSE यानी कि गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स यानी कि कोलकाता, वहाँ पर होना है 3 शिपों का निर्माण। और इस तरीके से टोटल 7 शिपों का निर्माण होना है। इसकी सबसे अच्छी बात यह है, खासियत यह है कि इस पूरे प्रोजेक्ट में टोटल 80% जो सामग्री है वो स्वदेशी सामग्री को ही यूज किया जाएगा। तो आप आगे से याद रखिए कि भारत में यानी कि भारत के लिए जो युद्धपोत बनाए जा रहे हैं INS हिमगिरी क्लास के जो फ्रिगेट से बनाए जा रहे हैं, तो वो प्रोजेक्ट 17A, कौन सा प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट है 17A, उसके थ्रू बनाए जा रहे हैं। टोटल 7 शिप, उसमें से 4 शिप मझगांव डॉक मुंबई में बन रहे हैं, 3 GRSE कोलकाता में बन रहे हैं। GRSE मतलब गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स। तो इस तरीके से टोटल हो गया। हिमगिरी जो पहला शिप है उसको 14 दिसंबर 2020 को CDS विपिन रावत की मौजूदगी में उसका जलावतरण किया गया था कोलकाता में। ये हो गया आपका ये टॉपिक कंप्लीट। अभी हम देखते हैं अगला टॉपिक। आपने एक ग्लास ब्रिज बोलते हैं कांच का पुल, तो ग्लास ब्रिज के बारे में आपने ज़रूर पढ़ा होगा। वो ग्लास ब्रिज कहाँ पर है, काफ़ी फेमस हुआ था, वो है चाइना में। लेकिन उसके बाद चाइना के बाद एक ग्लास ब्रिज इंडिया ने भी बनाया था, वो बनाया था कहाँ पर, सिक्किम में। लेकिन उसके बाद दूसरा यानी कि सेकंड एक ग्लास ब्रिज और बनाया गया है इंडिया में, वो कहाँ पर है उसके बारे में आज हम बातें करेंगे। तो जो दूसरा ग्लास ब्रिज है वो बनाया गया है बिहार में, नालंदा ज़िले में, राजगीर में। तो याद रखिए बिहार में, नालंदा ज़िले में, राजगीर में एक ग्लास ब्रिज कांच का पुल बनाया गया है जो कि 5 पहाड़ियों के बीच में बनाया गया है। इसकी जो चौड़ाई है वो है 6 फुट और इसकी इसकी जो लंबाई है वो है 85 फुट लंबा है। चौड़ाई हो गई 6 फुट और लंबाई हो गई 85 फुट। और ये पूरा का पूरा जो ब्रिज है वो कांच और स्टील के फ्रेम से बना है और इसकी जो ऊंचाई है वो है 250 फीट। पूरे के पूरे कांच का बना हुआ है, जब आप देखेंगे ऊपर से कांच पर ही खड़े होकर 250 फीट की ऊंचाई पर। और ये पुल है वो चाइना में जो हुएंगझू जो प्रांत में जो पुल है उसी की तर्ज पर बनाया हुआ है। और ये पुल पर्यटकों के लिए 2021 में खोला जाएगा। तो इससे पहले वाला जो पुल है इंडिया में वो सिक्किम में पेलिंग में, जिसे बोलते हैं पेलिंग स्काई वॉक, जो कि नवंबर 2018 में बनाया गया था। कहाँ पर है, सिक्किम में। याद रखिए इस नाम को भी, पेलिंग, जिसे बोलते हैं पेलिंग स्काई वॉक। और सेकंड वाला कौन सा है, राजगीर में, नालंदा में। अब इसके बाद ऋषिकेश में जो लक्ष्मण झूला है जिसे कि 2019 में ही बंद किया जा चुका है, उसके पास भी एक ग्लास ब्रिज के निर्माण की परियोजना पर काम चल रहा है। तो इंडिया में इस तरीके से जो लक्ष्मण झूला के पास ऋषिकेश में हो जाएगा वो हो जाएगा 3rd ग्लास ब्रिज। तो पहला कहाँ है, सिक्किम में। दूसरा कहाँ है, अब राजगीर में। उसकी चौड़ाई कितनी है, 6 फीट, लंबाई है 85 फीट, ऊंचाई है 250 फीट, कांच और स्टील से बना हुआ है। अब तीसरा बनेगा ऋषिकेश में। अगला जो हमारा टॉपिक है, तो सबसे पहले आप ये बताइए कि इसरो की फुल फॉर्म क्या है। ये अक्सर पूछा जाता है। इसरो की फुल फॉर्म होती है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन। तो हमारा जो इसरो है, इसरो जिस तरीके से आपने नाम सुना होगा एक नासा जो एजेंसी है वो है अमेरिका की, यूनाइटेड स्टेट्स की। उसी तरीके से इसरो जो एजेंसी है वो है इंडिया की, जो कि स्पेस के सारे प्रोग्राम को देखती है। तो स्पेस के प्रोग्राम में क्या होता है, स्पेशली उपग्रहों को ऊपर पहुंचाना, उनकी कक्षाओं में सेटअप करना, उपग्रहों को तैयार करना। तो इसरो ने अभी फ़िलहाल में क्या किया है वो आपको जानना ज़रूरी है। ये हमारे जो इसरो है यानी कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन,
उसके पास हैं PSLV। PSLV क्या होते हैं? पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, यानी कि ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान। कहने का मतलब है जैसे कि यह है पृथ्वी, तो पृथ्वी से निकाल करके पृथ्वी की जो कक्षा है, इस कक्षा में उपग्रहों को सेटअप करना, ये सब यानी कि वहाँ तक पहुँचाना, तो वो किसके द्वारा होता है? PSLV के द्वारा होता है, जो कि लॉन्च व्हीकल है, जो कि उपग्रहों को अपने साथ लेकर के जाता है और उधर जा कर के छोड़ देता है। इसे बोलते हैं PSLV, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। इसरो का आपको पता चल गया, इसरो का होता है इंडियन स्पेस, इनके फुल फॉर्म याद रख लीजिए, रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसी तरीके से PSLV की अगर हम बात करें तो PSLV का होता है पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। तो PSLV का काम क्या होता है? उपग्रह को अपने साथ ले जाना और पृथ्वी की कक्षा में स्थापित करना। तो दिसंबर में जो इसरो है, इसरो ने PSLV C50 और एक था उनके पास PSLV C49, इन दोनों के नाम याद रखिए आप। तो इसरो ने क्या किया था? PSLV C49 के द्वारा जो अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट था एक IOS-01, कौन सा था? सॉरी EOS अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट 01, इस सीरीज को याद रखिए। अभी इस सीरीज के आगे और भी उपग्रह जाएंगे, इसीलिए अगर क्वेश्चन आता है कि EOS-01 कौन से लॉन्च व्हीकल से भेजा गया था, तो वो था PSLV C49, ठीक है। तो PSLV C49 को इसरो ने EOS-01 को इसरो ने PSLV C49 से भेजा था, और उसी के एक महीने के बाद जो स्वदेशी संचार उपग्रह है जिसका नाम है CMS-01, क्या नाम है इसका? CMS-01, ये एक नई सीरीज है उपग्रहों की। तो CMS-01 का प्रक्षेपण भी इन्होंने किया था, किससे? PSLV C50 द्वारा, ठीक है। इसके द्वारा कब किया गया था? ये किया गया था 17 दिसंबर को, इस चीज़ को याद रखिए। PSLV C50 द्वारा हुआ है CMS-01 17 दिसंबर को, और PSLV C49 द्वारा हुआ है अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट EOS-01 का उससे एक महीने पहले। तो इसरो के ये दो काम आपको मालूम चल गए। अब इसमें किया क्या था? जब ये CMS-01 को भेजा था इसरो ने, तो उसमें क्या किया था कि जब यहाँ से लॉन्च किया था, तो लॉन्च होने के टोटल 20 मिनट और 12 सेकंड के बाद जो उपग्रह है उसे उन्होंने GTO किसे बोलते हैं ये भी याद कर लीजिए आप। GTO होता है जियो सिंक्रोनस ट्रांसफ़र ऑर्बिट, उसमें उसने स्थापित कर दिया था। यानी कि पृथ्वी के बाहर जो जियो सिंक्रोनस ट्रांसफ़र ऑर्बिट है वहाँ पर उसने स्थापित कर दिया था, और वहाँ से उसके बाद उसे स्टेप बाय स्टेप इसकी जो क्लासेज हैं, जैसे कि पृथ्वी ये है, पृथ्वी के बाहर ये एक कक्षा है, यहाँ मान लीजिए छोड़ दिया था PSLV ने उसको, उसके ऊपर और भी कक्षाएं जहाँ पर उसे सेटअप करना था। तो मान लीजिए तीसरी कक्षा पर सेटअप करना था, तो यहाँ से यहाँ, यहाँ से वहाँ, ऐसे करके वहाँ से वहाँ तक इन्होंने कैसे उसको बढ़ाया था। तो उसके लिए कर्नाटक में हासन, कर्नाटक में जो है हासन है HASSAN, कर्नाटक में हासन में मास्टर कंट्रोल फैसिलिटी, जो इसका स्टेशन है मास्टर कंट्रोल फैसिलिटी MCF है, वहाँ पर टोटल 4 दिन लगे थे, और 4 दिन के अंदर उन्होंने स्टेप बाय स्टेप उसको उसकी कक्षा में स्थापित कर दिया था। इससे पहले जो भू स्थित की कक्षा बोलते हैं, यानी कि जियो स्टेशनरी कक्षा होती है, वहाँ पर जुलाई 2011 में GSAT-12 भेजा गया था। GSAT-12 जो कि भेजा था कब? जुलाई 2012 में, जिसका कि समय अब पूरा हो गया था, तो उसका कार्यकाल 12 वर्ष का था। तो उसी को रिलीव करने के लिए, उसकी जगह लेने के लिए CMS-01 को भेजा गया, जो कि एक नई सीरीज है। तो CMS-01 ने ही उसका स्थान लिया है, किसका? GSAT-12 का। अगर क्वेश्चन आता है कि इसको आखिर कैसे कैसे भेजा गया था और ये क्यों भेजा गया था, अब आपको मालूम चल गया।
अब दूसरी बात यह है कि PSLV जो कि इसरो के ऐसे 50 हो चुके हैं, यानी कि 50वां नंबर दिया है C50। तो अभी तक इसरो के जो PSLV हैं उन्होंने टोटल जो उड़ान की हैं, तो उसमें से टोटल उन्होंने 52वीं उड़ान थी ये वाली जो इन्होंने CMS-01 को भेजा था। और अगर एक्सेल कॉन्फ़िगरेशन की देखा जाए तो ये 22वीं उड़ान थी। और जो CMS-01 है इसका जो नामकरण है वो इसरो की जो उपग्रह जो नए आ रहे हैं उनकी नई नामकरण योजना के तहत पहला संचार उपग्रह है। इनका संचार उपग्रह, इसको याद रखिए, ठीक है, कम्युनिकेशन उपग्रह है। और इसके अलावा अगर ये तो हो गई संचार उपग्रह की CMS, अगर पृथ्वी को अवलोकन यानी कि ऑब्जर्वेशन वाले उपग्रहों की सीरीज को देखा जाए तो जो कि 7 नवंबर 2020 को भेजा था, यानी कि दिसंबर से एक महीने पहले 7 नवंबर को, तो वो था अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट EOS, जो कि इसी सीरीज का पहला था। और ये संचार उपग्रह सीरीज का पहला है जो कि दिसंबर में लॉन्च किया गया है। इसे किया गया था PSLV-49 से, C49 से, इसे किया गया PSLV-C50 से। अभी आपको कोई डाउट है? PSLV मतलब पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, यानी कि लॉन्च करने के लिए जो व्हीकल यूज करते हैं, ठीक है। इसरो का आपको बता दिया मैंने। GSAT जियो स्टेशनरी जो सैटेलाइट होते हैं वो है, जो कि GSAT 12 था, ये इसको जुलाई 2012 में भेजा गया था। उसकी जगह लेने के लिए CMS-01 गया है। संचार उपग्रह, दोनों ही संचार उपग्रह हैं, इसीलिए एक दूसरे को इन्होंने रिलीव किया है। तो ये तो हो गई सैटेलाइट के बारे में बात। अभी अगर हम बात करते हैं संसार की सबसे पावरफुल लेडीज़ के बारे में, तो जर्मनी की चांसलर को आप अगर जानते हो, उनका नाम आपने सुना होगा। नाम इसलिए सुना होगा क्योंकि जर्मनी की जो चांसलर हैं उनका नाम है एंजेला मार्केल। तो ये काफ़ी समय से वहाँ की चांसलर हैं। और अमेरिका की एक वाणिज्यिक पत्रिका है, उसका नाम है फोर्ब्स। इसका नाम भी आपने सुना होगा, अगर नहीं सुना है तो आज सुन लीजिए। ये फोर्ब्स पत्रिका है जो कि हमेशा अनाउंस करती है। तो उन्होंने 2020 का जो ताज़ा जो आंकलन है उसके अनुसार जो जर्मनी की जो चांसलर हैं एंजेला मार्केल, वो हैं 10वीं बार विश्व की सबसे पावरफुल लेडीज, ठीक है। एंजेला मार्केल जो कि विश्व की 10वीं बार, अगर 100 टोटल सबसे शक्तिशाली महिलाओं का जो उन्होंने चयन किया है, तो उन्होंने बताया है कि जो एंजेला मार्केल हैं वो लगातार 10वें वर्ष विश्व की सबसे ज़्यादा शक्तिशाली महिलाओं में उनका नाम आया है। उसके बाद अगर सेकंड नंबर की बात करें, ये तो हो गई फर्स्ट नंबर पर, तो सेकंड नंबर पर रही हैं क्रिस्टीन लेगार्ड। क्रिस्टीन लेगार्ड ये कहाँ की हैं? ये फ्रांस की हैं। एंजेला मार्केल जर्मनी की हो गई, ये फ्रांस की हो गई, जो यूरोपीय केंद्रीय बैंक की अध्यक्ष हैं। उसके बाद जो नंबर 3 दिया गया है उस पर हैं कमला हैरिस। कमला हैरिस का नाम आपने सुना होगा, जो कि अभी काफ़ी न्यूज़ में थी। अमेरिका का जो नया चुनाव हुआ है वहाँ की उपराष्ट्रपति बनी है कमला हैरिस। इस तरीके से मैंने टॉप 3 आपको बताए। अगर हम बात करते हैं इसमें आखिर भारत की महिलाओं का नाम है या नहीं है, क्योंकि टॉप 100 को देखा गया है तो भारत की 3 महिलाएं आई हैं टॉप 100 में, जिसमें कि 41वें नंबर पर हैं भारत की वित्त मंत्री। कौन है वित्त मंत्री? निर्मला सीतारमन। निर्मला सीतारमन का नाम है 41वें नंबर पर। उसके बाद निर्मला सीतारमन के बाद जिनका नंबर आया है वो है 55वें नंबर पर। 55वें नंबर पर है रोशनी नादर मल्होत्रा। ये कौन है? CEO और ED हैं HCL एंटरप्राइजेज की, ठीक है। इसको भी याद रखिए, इनका नाम भी रोशनी नादर मल्होत्रा। और उसके बाद जो तीसरी लेडीज हैं वो हैं 68वें नंबर पर, जिनका नाम है किरण मजूमदार शॉ। इनके नाम आप नोट करते जाइए, याद करते जाइए। किरण मजूमदार शॉ हैं जो कि संस्थापक और CMD हैं बायोकॉन के। इन तीनों के बारे में आपको मालूम चल गया। रोशनी मल्होत्रा जो कि CEO और ED हैं HCL एंटरप्राइजेज की, इनका भी आप आगे लिख लीजिए भले ही याद करने के लिए, HCL एंटरप्राइजेज की जो कि CEO हैं। और जो किरण मजूमदार शॉ हैं जो कि बायोकॉन की हैं संस्थापक और CMD बायोकॉन, ठीक है। और निर्मला सीतारमन को आप जानते हैं वित्त मंत्री हैं भारत की। ये टोटल जो बातें हैं वो मैंने आपको बताई, जो कि जो राष्ट्रीय एक तरीके से देखा जाए जो हलचल थी। अभी थोड़ी सी बात कर लेते हैं इन तीनों लोगों के बारे में जो कि इंडियन हैं। अगर बात करें निर्मला सीतारमन की,
तो इनकी उम्र है अभी 61 वर्ष। और श्रीमती सीतारमन जो कि मई 2019 से भारत की वित्त मंत्री हैं, और मई 2014 से लेकर के 2017 के दौरान वह भारत की वाणिज्य और उद्योग मंत्री थी, और सितंबर 2017 से लेकर के मई 2019 तक वो रक्षा मंत्री भी रही थी। वो दूसरी बार आई हैं इस लिस्ट में, जो कि फोर्ब्स सूची है। इससे पहले जो सूची आई थी उसमें उन्हें 34वां स्थान दिया गया था, अब वो उनका थोड़ा स्थान खिसक के 41वां नंबर हो गया है। अगर बात करें रोशनी नाडर मल्होत्रा, जो कि HCL के संस्थापक चेयरमैन शिव नाडर की इकलौती बेटी हैं, और 2010 में शिखर मल्होत्रा के साथ उनकी शादी हुई थी। शिखर मल्होत्रा जो कि HCL के वाइस चेयरमैन हैं। इससे पहले वो जब सूची में आई थी तो 2018 और 2019 में भी उन्हें स्थान मिला था। 2019 में 54वें नंबर पर थी, और 2020 में उन्हें 55वां नंबर दिया है, यानी कि इससे पहले वो 54वें नंबर पर हुआ करती थी, अब आ गई हैं 55 पर। अगर बात करें किरण मजूमदार शॉ, तो किरण मजूमदार शॉ जो कि इस बार 68वें नंबर पर हैं, इससे पहले उनका नाम था 65वां नंबर 2019 की सूची में। जो उनकी उम्र है 67 वर्ष, और ये बायोटेक्नोलॉजी क्षेत्र की जो बेंगलुरु में जो कंपनी है बायोकॉन, उसकी चेयरपर्सन है। इसके अलावा वो IIM बेंगलुरु की भी चेयरपर्सन है। और फोर्ब्स ने वर्ष में सर्वाधिक शक्तिशाली महिलाओं में 2014, 15, 16, 17, 18 और 19 की सूची में भी उन्हें स्थान दिया था। इनकी अगर बात करें तो भारत सरकार ने इन्हें, किरण मजूमदार शॉ को, पद्मश्री दिया है 1989 में, और पद्म भूषण दिया है 2005 में। ये पद्म भूषण और ये पद्मश्री दोनों सम्मान से नवाजी जा चुकी हैं, उन्हें सम्मानित किया जा चुका है। तो इस तरीके से आपको ये चीज़ मालूम चल गई कि टॉप 100 जो कि फोर्ब्स ने जो सूची निकाली है उसमें भारत की 3 लेडीज हैं। इसके अलावा थोड़ी सी अपडेट और दिए देता हूँ। हम बात करेंगे भारतीय थल सेना के बारे में, यानी कि इंडियन आर्मी के बारे में। इंडियन आर्मी में एक नए पद का सृजन किया गया है। तो भारतीय थल सेना में उप प्रमुख के अब टोटल कितने, 3 पद हो गए हैं। अभी तक जो उप प्रमुख 2 हुआ करते थे, अब 3 हो गए हैं। उप प्रमुख का मतलब होता है डिप्टी चीफ। तो इसका एक पद दिसंबर 2020 में बनाया गया है। तो डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जिसे बोला जाता है, जो कि अभी सामरिक कार्यों के लिए एक नया पद बनाया गया है, डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ सामरिक। और इसकी ज़रूरत कब हुई थी कि 2017 में जब चीन के साथ डोकलाम विवाद हुआ था, उसके बाद इसकी ज़रूरत महसूस की गई थी। और जो सबसे पहले बनाए गए हैं डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, उनका नाम है लेफ्टिनेंट जनरल परमजीत सिंह। ये बनाए गए हैं, जो कि नया जो पद बनाया गया है उसमें इनका नाम लिया गया है। यानी कि पहले जो तीसरा जो डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ सामरिक जो नया पद बनाया गया है, वो पहला उन्हें नियुक्त किया गया है लेफ्टिनेंट जनरल परमजीत सिंह को 2020 में। उसके बाद एक और करंट अफेयर में सबसे अच्छी बात है कि सबसे कम उम्र की मेयर अभी तक कौन बना है इंडिया में, तो वो बनी है केरला में तिरुवनंतपुरम में। ठीक है, तिरुवनंतपुरम में जो मेयर हैं, वहाँ की मेयर का नाम क्या है? मेयर का नाम है आर्या राजेंद्रन। आर्या राजेंद्रन जो कि BSc की छात्रा हैं, वो कि देश की सबसे कम उम्र की मेयर या फिर महापौर बोलते हैं, उन्हें बनाया गया है। ये संबंधित हैं माकपा से, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी, माकपा से ये बनी है। दिसंबर में जो चुनाव हुए थे वहाँ पर जो त्रिकोणीय मुकाबला हुआ था, वहाँ पर NDA और UDF के प्रत्याशियों को उन्होंने पराजित किया, और 100 सदस्यों वाली जो एक सीट जो निगम है वहाँ पर निर्दलीय मतों के साथ उन्हें 55 मत मिले थे, और इस तरह से वो देश की सबसे कम उम्र की महापौर बनने में कामयाब हुई थी, उन्हें यह दर्जा मिला था। तो इस तरीके से के जो टोटल मैंने आपको राष्ट्रीय जो करंट अफेयर्स है वो मैंने इस महीने का आपको लगभग बता दिया है। आगे की और भी हैं वो हम अगले वीडियोज में डिस्कस करेंगे। इसके बाद हम देखेंगे अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम, जिसकी बात हम अगले वीडियो में करेंगे। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। इन सभी टॉपिक में आपको कोई भी डाउट है कमेंट कीजिए। आपको वीडियो अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, अधिक से अधिक लोग इसे देखिए,
क्योंकि आपका जो सुपर टेट जूनियर का एग्ज़ाम है उसमें करंट अफेयर्स आप अगर क्वेश्चन बाय क्वेश्चन तैयार करेंगे तो आप कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। इसीलिए आपको थ्योरी के साथ रेडी रखना पड़ेगा, क्या पता क्वेश्चन कहाँ से आता है, और थ्योरी में आपको पढ़ने में मज़ा भी आएगा। धन्यवाद दोस्तों।